वो क्लब के अंदर दाखिल हुआ तो उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आया। उसने रोज़ के फ़ोन पर ही फ़ोन किया, कहाँ हो? बताओ मुझे, मैं क्लब आ चुका हूँ, किस तरफ आना है मुझे? उसने जल्दबाज़ी में पूछा क्योंकि वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। उसकी जान से अज़ीज़ जान-ए-मन उसका इंतज़ार कर रही थी और वो उसे मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था, जबकि वो खुद भी मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था उसके पास। और पता नहीं उसे यहाँ कितना वक़्त लगना था। वैसे जो दर्द वो उसे देकर आया था उसके बाद वो सुकून से सो तो सकती नहीं थी और उसका इरादा भी उसकी नींदें उड़ाने का ही था। ड्राइवर सामने आया तो बहुत तेज़ी से एक क्लब की पिछली साइड पर उसे ले गया जहाँ कमरे बने हुए थे। सर मैडम यहाँ पर है। ड्राइवर ने उसे बताया तो वो रोज़ को देखने लगा जो पूरी तरह नशे में धुत थी। रोज़ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी हालत, मेरा ख़्याल है आपने ज़रूरत से ज़्यादा पी रखी है। चलें मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। ताइश डार्लिंग तुम आ गए मेरी जान, मेरा बेबी आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैं आज सारा दिन तुमसे नहीं मिली, मैं नहीं रह सकती तुम्हें देखे बिना। आज सारा दिन मैं तुम्हें देखने के लिए तड़पती रही लेकिन तुम आई ही नहीं। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। बस मुझे गुस्सा आया इसलिए मैं यहाँ चली आई और फिर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली। वो उसे शराब की बोतल दिखाते नशे की हालत में बोल रही थी, जबकि वो तो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस जल्द अज़ जल्द यहाँ से निकालना चाहता था उसे। उसकी छोटी-सी गलती उसके करियर पर काला धब्बा लगा सकती थी और वो ऐसी कोई गलती नहीं चाहता था। इसलिए उसके हाथ से शराब की बोतल फेंकता उसे उठाकर खड़ा करने में कामयाब हुआ। रोज़ प्लीज़ चलें यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते वरना काफ़ी मसला हो सकता है। जल्दी से चलें मेरे साथ, यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो भी मीडिया वालों की नज़र में आए बिना वो उसे समझा रहा था। हालाँकि वो जानता था कि वो उस वक़्त समझने-समझाने की हरगिज़ किसी पोज़ीशन में नहीं है। आई लव यू, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है ताइश, तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो पूरी की पूरी उस पर गिरी हुई थी, जबकि वो तो बस उसे छुपाकर यहाँ से निकाल लेना चाहता था। फ़िलहाल वो मीडिया में नहीं आया था, उसे बहुत कम लोग जानते थे। आज जिस तरह की सिचुएशन थी वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि लोग उसे जानते नहीं ज़्यादा, वरना कितना बड़ा स्कैंडल बन सकता था वो सोचना भी नहीं चाहता था। उसका घर आया तो उसने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल कर बाहर निकाला। वो उस वक्त इतने नशे में थी कि पूरी तरह ताशफैन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उसे थामता गाड़ी से निकालता घर के अंदर ले जाने लगा। तायश आई लव यू सो मच, तुम सुन रही हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगी तायश। वो उसको थामते हुए उसके सीने से लगी मुसलसल बोल रही थी। जी रोज़ प्लीज़ अंदर चलें, आपका घर आ गया है। वो उसे घर के अंदर ले जाना चाहता था। न जाने अंदर कौन कौन था। वो उन्हें देखकर किस तरह से रिएक्ट करने वाला था। यकीनन रोज़ का बाप अंदर ही होगा और वो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर न जाने क्या सोचेगा। खैर वो जो भी सोचे उसकी दी हुई छूट का ही तो असर था जो वो आधी आधी रात तक क्लब में नशे की हालत में पाई जाती थी। लेकिन कोई भी उसे कुछ कहने का हक नहीं रखता था क्योंकि रोज़ एक सेल्फ डिपेंडेंट औरत थी और उसकी माँ को तो खबर ही और उसकी माँ की तो खबर ही ना थी। उसने उसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़ रखे थे जिसमें उसके बाप का तो जिक्र अक्सर किया जाता था, लेकिन उसने कभी भी रोज़ की माँ का कहीं जिक्र नहीं सुना था। और सच तो ये था कि उसे इन सब चीज़ों से कोई ख़ास दिलचस्पी भी ना थी। उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आने वाली फ़िल्म में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वो इतनी रात को अपनी ख्वाहिश मार कर यहाँ तक आया था। आज तो शायद वो मर कर भी घर से ना निकलता। आज उसकी हसरतें, उसकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ की वजह से, जिसकी वजह से उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आज वो अपनी शर्मीली सी बीवी की सारी शर्म हया को खुद में समेट लेने का इरादा रखता था, लेकिन रोज़ ने सब कुछ ख़राब कर दिया था। उसे क्या ज़रूरत थी आधी रात को शराब पीने की, और अगर क्लब में कहीं जाकर शराब पी ही रही थी तो उसके ड्राइवर को क्या ज़रूरत थी उसको फ़ोन करके यहाँ बुलाने की। वो उसके ड्राइवर की कॉल को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन यकीनन उसका ड्राइवर बाद में उसे बता देता तो फिर शायद रोज़ उससे नाराज़ हो जाती। ये सोच कर के वो मुसीबत में थी और सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने उसकी मदद ना की। मैडम का कमरा उस तरफ है सर। ड्राइवर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो वो भी रोज़ को लिए उसी कमरे की तरफ बढ़ गया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे किसी ने भी नहीं देखा। वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। वो उसका हाथ थामे उसे घर के अंदर लेकर आया तो एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी जिसने उन दोनों के कदमों को रोक दिया।
अम्मा, पहले आप मेरी बात तो सुन लें, फिर फैसला कीजिएगा। उसने सामने खड़ी औरत को देखते हुए कुछ कहना चाहा। यकीनन वो उसकी माँ थी। क्या बात सुनूं मैं वारिक इब्राहिम? बोलो, जवाब दो। अब कौन सी बात कहना चाहती हो तुम बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे, यहाँ तक कि बिना हमारी राय लिए शादी करके आ गए हो। और ना सिर्फ शादी करके आए हो, बल्कि लड़की को यहाँ तक ले आए। सदफ का क्या होगा, जिसको तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनाने वाली हूँ मैं? वो गुस्से से उसे देखते बोल रही थी, जबकि वो नज़र झुकाकर उनकी बातें सुन रहा था। अम्मा, सदफ मेरी पसंद नहीं है। ये लड़की मेरी पसंद है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, और मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके यहाँ लाया हूँ। मैं जानता था आप आसानी से हरगिज़ नहीं मानेंगी, लेकिन मुझे पता है आगे फ्यूचर में आपको मेरी पसंद से कोई एतराज़ नहीं होगा। सदफ के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकता, और ना ही सदफ मेरी पसंद है, ये आप भी जानती हैं। मैं उसके साथ 10 मिनट नहीं गुजार सकता। आप सारी ज़िंदगी उसे मेरे साथ बांधना चाहती हैं। मेरे और उसके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको अपनी पसंद पहले भी तो बता चुका था ना। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मुझे सदफ में कोई दिलचस्पी नहीं। आप ही बस उसे बहू बनाने के लिए बसेद हैं। आपकी बहू मैं ले आया हूँ, इसे कबूल कीजिए। और बाकी, ये अभी आपकी पसंद ना सही, लेकिन आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा आपको अपनी बहू के रूप में और कोई पसंद नहीं आने वाली। इसलिए अब गुस्सा करके अपना बीपी हाई तो ना करें, और मेरी पसंद को कबूल कर लीजिए। वो उनके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए बोल रहा था। वो जानता था कि उसका खबरनामा अहमद सबको अंदर खबर दे चुका है। ये ठीक नहीं किया तूने वारिक, मेरे ख्वाब तोड़ दिए, मेरी ख्वाहिशें मार दी। कितने धूमधाम से तेरी दुल्हन को लाने वाली थी मैं, और तूने क्या किया? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ना खानदान वालों को पता, ना कोई धूमधाम। इस तरह से होती हैं क्या हमारे खानदान में शादियाँ? पहले तेरे बाप ने बिना पूछे, बिना मशवरा किए तनावुश को यहाँ से रुखसत कर दिया, और अब तू अपनी मर्जी से उठा लाया अपनी दुल्हन। हमारी मर्जी और हमारी राय तो कोई अहमियत रखती ही नहीं तुम लोगों के लिए। मेरी तो सारी ख्वाहिशें, सारी हसरतें मार दी तुम लोगों ने। वो गुस्से से कहती वापस अंदर चली गई, लेकिन मायरा ने एक बात नोट की थी। उनके लहजे में नफरत कहीं नहीं थी, बस अपनी हसरतें पूरी ना होने का गम था। माँ तो माँ होती है ना, और अपने बच्चों की खुशियाँ देखने का हक माँ से ज़्यादा किसी और को नहीं होता। लेकिन यहाँ कौन सा वो उसे सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास रखने वाला था, या वो उसके साथ रहने वाली थी? वो अपनी माँ की ख्वाहिश उस सदफ नामी लड़की से शादी करके पूरी कर सकता था। उसे कौन सा एतराज़ था? चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आता हूँ, वो एक नज़र उसे देखते हुए बोला, जबकि वो जो इंतज़ार कर रही थी कि इतनी बड़ी हवेली से कोई और निकल कर सवाल जवाब करेगा, उसके अंदर चलने का कहने पर हैरान ज़रूर हुई। ताजफैन 1 घंटे का कह कर गया था, लेकिन अब उसे गए हुए तकरीबन 2 घंटे होने को आए थे, और अब तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए। न जाने वो अब तक क्यों नहीं आया था। उसका दिल चाहा एक बार फ़ोन करके पूछ ले, लेकिन फिर वो उसके फ़ोन का क्या मतलब निकालता, वो सोच कर ही घबरा गई। आज तो वैसे भी उसे उससे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वो कुछ भी नहीं पूछ सकती थी उससे। अभी नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन सोने की इजाज़त तो वो उसे दे कर ही नहीं गया था। अगर वो सो जाती तो यकीनन वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता, और वो उसे नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसलिए कंबल से निकलकर बाहर आई थी। एक नज़र दरवाजे को देखा जो अभी तक बंद था, फिर वापस कमरे में आकर कंबल उठाया और बाहर सोफे पर आकर कंबल के साथ बैठकर टीवी ऑन कर लिया। उसका इरादा उसके आने तक टीवी देखने का था, क्योंकि अगर वो सो जाती तो यकीनन उसको खफा कर देती, और अब उनका रिश्ता उस मोड़ पर आ चुका था कि वो एक दूसरे की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर जहन में ख्याल आया कि उसने तो उसे ये भी नहीं बताया कि वारिक आया था उससे मिलने के लिए। मायरा के जाने की वजह से उसे इस बारे में वो बिल्कुल नहीं बता पाई। उसके ज़हन से ये बात निकल चुकी थी, लेकिन अब उसका इरादा था वो जैसे ही घर वापस आएगा सबसे पहले वो उसे यही बताने वाली थी। बेशक ताशफैन उन लोगों से कोई रिश्ता ना रखना चाहते, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी परवाह करते थे, उसका ख्याल रखते थे, और यही बात वो उसे बताना और समझाना चाहती थी। उसे बेड पर लेटाते वो उस पर कंबल डालकर जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, जब अचानक उसने उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचा। वो बेसाख्तगी में उसके ऊपर ही गिरने वाला था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। रोज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, जाना है मुझे, वो बड़ी मुश्किल से कह पाया, जबकि उसकी हरकतें उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थीं। सिर्फ अपने करियर का सोचकर वो कितना बेबस था कि उसकी इस तरह की हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। नहीं, तुम कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़कर यहीं रहो तुम मेरे पास। वो उसका हाथ सख्ती से अपने हाथों में थामते हुए बोली, रोज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, मुझे जाना होगा।
मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था, लेकिन रोज़ तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ़ उस पर अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती थी। सर आप थोड़ी देर यहीं रुक जाएँ, वरना मैडम शोर-शराबा कर देंगी। आप इनको नहीं जानते, जब ये शराब के नशे में होती हैं तब इन्हें किसी चीज़ का होश नहीं होता। आप थोड़ी देर यहाँ रुकें, थोड़ी देर में मैडम नींद में उतर जाएँगी तो आप चले जाइएगा। मुलाज़िमा उसे बता रही थी, जबकि उसका दिल चाहा कि वो उसे कहे कि वो उसका पर्सनल नौकर नहीं है, लेकिन वो कह नहीं पाया था। ठीक है, वो बस इतना कहते हुए उसके साथ ही बेड पर बैठ गया, क्योंकि जिस तरीके से उसने उसका हाथ थामा था, अगर वो छुड़वाने की कोशिश करता तो हाथ उसके जिस्म के किसी न किसी हिस्से से टकराता, और वो इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था जिसके बाद उसे कोई शर्मिंदगी उठाना पड़े। आप कहाँ जा रही हैं? उसने मुलाज़िमा को देखते हुए पूछा, जो कमरे से अब बाहर निकल रही थी। सर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, सुबह उठकर फिर मुझे काम भी करना है। वो बस इतना कहकर कमरे से निकल गई, जबकि वो तो यहाँ से जा भी नहीं सकता था। उसे तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला था। वो यहाँ कौन सी मुसीबत में फंस गया था। वो उसका हाथ पकड़े पकड़े गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसने एक दफ़ा फिर से उसका हाथ छुड़वाना चाहा तो वो उसकी आंख खुल गई। तो मुझे छोड़कर जा रहे थे तैश, इसीलिए अपना हाथ छुड़वा रहे थे ना? वो आंखों में अजीब सा खौफ लिए बोली। उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ आपके साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ आपके साथ। आप सो जाएं, आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार से तप रहा था। उसे अजीब सा एहसास हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो उसे बुखार नहीं था, अब इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया? रोज़ आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, आप कोई मेडिसिन वगैरह ले लेती? वो उसे देखकर पूछने लगा, लेकिन वो दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गई। उसने साथ रखे पानी के जग में से पानी निकालते अपनी जेब से रुमाल निकाला। जो भी था वो इंसानियत नहीं छोड़ सकता था। उस वक्त ये लड़की बुखार में तप रही थी, वो उसे इग्नोर करके कहीं नहीं जा सकता था। जो भी था, आज उसकी वजह से उसका अपना करियर सिक्योर था, और वो अपना करियर उसकी वजह से सिक्योर कर भी रहा था। वो उसी की वजह से कुछ बन सकता था कल। वो इतना बेहिस तो हरगिज़ ना था कि उसे बुखार में तड़पते हुए छोड़कर चला जाता। वो वहीं उसके पास बैठा उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगा ताकि उसका बुखार उतर जाए। ये है मेरा कमरा, आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। अम्मा की तबीयत से तुम वाकिफ़ हो चुकी हो, उन्हें गुस्सा मत दिलाना। उनके साथ जितना नॉर्मल रहोगी वो भी तुम्हारे साथ उतना ही नॉर्मल रहेंगी। अपनी माँ के मामले में मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ, उनके साथ तुम्हारी कोई भी बदतमीज़ी या बदलिहाज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। बाकी मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक 13 साल का है और दूसरा 8 साल का। एक के साथ तुम्हारी मुलाकात खुद ब खुद हो जाएगी, बल्कि एक से तुम बाहर पोर्च में मिल चुकी हो, वो अहमद था। बाकी छोटा समीर तुमसे रात तक मिलेगा, इस वक्त वो कुरान पाक पढ़ने जाता है। और हाँ, मैं अपने सारी फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अपनों से बड़ों के सामने तुम तमीज़ से रहोगी और छोटों के साथ अच्छा सलूक करोगी। घर में सिर्फ 4 लोग हैं जिनके साथ तुम्हारा मिलना ज़रूरी था, बाकी गैर ज़रूरी लोगों को मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आराम करो, थोड़ी देर में मुलाजमा कुछ खाने के लिए दे जाएगी तुम्हें। अगर चाहो तो सो जाओ, अगर नहीं तो जाकर हवेली घूम फिर आओ। हो सके तो अम्मा के कमरे की तरफ मत जाना, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। मैं वापस आकर उनका गुस्सा ठंडा करूँगा और उसके बाद ही तुम उनके सामने जाना। मुलाजमों से फासला बना कर रखना, हमारे अंदर की कोई भी बात मुलाजमों के कान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो उसे पता नहीं कौन कौन से रूल समझा रहा था, जबकि मायरा उकता गई थी उसकी बातों से। हो गया तुम्हारा, अब मैं सो सकती हूँ? वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जब वो उसकी बात काट कर बोली, अरे अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात काट दी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बंदूक अंदर ही रखें। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेबाजी कर रही थी। वारिक ने नज़रें घुमाकर उसे देखा। फजूल आदमी, सोने दो मुझे, तुम्हारे चक्कर में रात सारी जागती रही हूँ मैं, या फिर सोने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत होगी? उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। आवाज़ पर कंट्रोल करो। वो अचानक उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते गुर्राया था। उसकी गुर्राहट ने एक लम्हे के लिए मायरा की बोलती बंद कर दी थी, जबकि वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था, हाँ दूसरी बात, तुम लफ्ज़ से चिढ़ है मुझे। इस लफ्ज़ से सिर्फ 2 लोग मुझे बुलाते हैं, एक मेरा बाप और दूसरी मेरी माँ। तीसरे की ज़ुबान खींच लूँगा, याद रखना। अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना तो तुम्हारे मुंह से कोई और आवाज़ निकलेगी, इस बात की गारंटी नहीं देता मैं। वो एक लम्हे में उसे छोड़कर पीछे हटाता शीशे के सामने रुका था, जबकि मायरा समझ नहीं पाई वो खामोश क्यों है। उसका बस नहीं चल रहा था उसे जान से मार डाले। वो उसे कितना बेइज्जत करने वाला था,
वो पूरी तरह से उसे अपना गुलाम बना लेना चाहता था। क्या वो ये चाहता था कि वो उसके हाथ की कठपुतली बन जाए, वो जैसे कहे वो वैसे करती जाए? लेकिन मायरा ने तो कभी खुद की भी ना सुनी थी, वो उस इंसान की कैसे सुन सकती थी? वो गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि वो आराम से अपने बाल बनाता कमरे से निकल चुका था। उसके जाते ही मायरा ने एक सर्द सांस खींची। उस वक्त उसे नींद की ज़रूरत थी। उसके साथ वो अपनी नींद पूरी करने के बाद दो दो हाथ करने वाली थी। रोज़ से जान छुड़ाकर वो जल्दी से जल्दी घर आना चाहता था, लेकिन उसे वापस आने में 3.5 घंटे लग चुके थे। अब तक वो यकीनन सो चुकी होगी। न जाने उसने कितनी देर तक उसका इंतज़ार किया होगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वो उसे अपने इंतज़ार में बिठाकर कौन से फजूल कामों में लगा हुआ था। अब उसकी ज़िंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि वो एक आवारा बिगड़ी हुई नशेड़ी औरत के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर हो गया था। उसे ऐसी औरतों से चिढ़ थी जो नशा करती थी। नशे में उन्हें होश ही नहीं रहता था कि वो किसी अपने के पास हैं या किसी गैर की बाहों में झूल रही हैं। जल्दी से लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए उसने रोज़ की पूरी तरह से अपनी दिमाग से निकाला था। उसने रोज़ को पूरी तरह अपने दिमाग से बाहर निकाला। दरवाज़ा खटखटाने के बजाय उसने खुद ही चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला। जब सामने एक दुश्मन जहाँ उसे सोफे पर लेटी नजर आई। उसके ऊपर कंबल था, जबकि सामने टीवी चल रहा था और वो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। वो बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि वो सोना चाहती थी, बल्कि सोना क्या चाहती थी, वो तो लंबी नींद लेने का इरादा रखे हुए थी। लेकिन 1-1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था उसको बेड पर लेटे हुए। आंखों से नींद कोसों दूर थी। या अल्लाह पाक, आप इन अमीरों को इतने नरमो बुलाई बेड क्यों देते हैं कि हम गरीबों को उन पर नींद भी नहीं आती। उसने बेड की क्वालिटी चेक की। अपने हॉस्टल में तो उसे कभी भी इतना अच्छा बेड नहीं मिला था सोने के लिए। हालांकि उसके हिसाब से तो न्यूयॉर्क और पाकिस्तान की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। और जिस तरह का उस बेड का मटेरियल था, वो समझ चुकी थी कि ये गरीबों के बजट से बहुत बाहर है। अल्लाह, आप इन अमीरों को इतना ज़्यादा अमीर कर देते हैं, इसीलिए तो नखरे नहीं संभलते इनके। कितना मगरूर इंसान है ये, अपने पैसे का कितना घमंड है ना इसे। खैर मुझे क्या, मुझे अपनी नींद की फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग ठहरे, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होने वाले। अब इस अमीरों वाले बेड पर नींद तो नहीं आनी, कहाँ जाऊँ फिर मैं? वो आसमान की तरफ बैठे यूं ही लेटे लेटे बुड़बुड़ा रही थी, जब उसे अपने पास किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। को कौन है इस कमरे में? वो अचानक उठ बैठी। उसे खौफ ने आ घेरा था, कहीं कोई जिन भूत तो नहीं है। वो घबरा कर सोचने लगी, जब अचानक ही दरवाजे के पीछे से छोटा बच्चा नमूदार हुआ। मैं हूँ छोटू, वो सरप्राइज देने वाले अंदाज में बोला। तो मायरा ने आंखें छोटी करके उसे देखा। अरे छोटू यार, कैसे हो? कितनी देर हो गई तुमसे मुलाकात नहीं हुई। आओ मेरा बच्चा, मेरे पास आओ। वो खुशी से खिलखिलाते हुए उसे अपने पास बुलाती उसे भी परेशान कर चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे पहले नहीं मिले, तो इतनी खुशी से सरप्राइज वाले अंदाज में क्यों कह रहे थे कि मैं हूँ छोटू, जैसे तुम्हारी डिलीवरी के वक्त तुम्हारी दाई माँ मैं ही थी। अब यहाँ आकर मुझे अपना बायोडाटा बताओ, वो उसे अपने पास बुलाते हुए बोली। तो वो अगले लम्हे भागते हुए उसके बेड पर चढ़ा और उसके साथ ही लेट गया। मैं छोटू हूँ, इस घर का सबसे प्यारा बच्चा। अम्मा कहती हैं सिर्फ मैं ही लायक हूँ, बाकी सब नालायक हैं। आपको पता है, टीचर ने मुझे गुड भी दिया था। आज वो बड़े मज़े से बेड पर लेटे उसे अपनी काबिलियत बताने लगा, जबकि वो भी इंस्पायर होने वाले अंदाज में उसके साथ ही लेट गई। वैसे तुम मुश्किल से भी बहुत लायक लगते हो, उसने भी तारीफ की, जिस पर खुश हो गया वो। और अब वो पूरी तरह तैयार था उसका दिमाग खाने के लिए। वो बहुत बातें करता था। उसकी बातों से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वारिक ने जिस 8 साला भाई का जिक्र किया था वो यही था। लेकिन उनकी उम्रों में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों था, ये बात उसे बिल्कुल समझ ना आई। सबसे बड़ा वारिक था, उसके बाद ताशफैन था, उसके बाद अहमद और फिर सईद, उसके बाद अहमद जो उसे पोर्च में मिला था, और उसके बाद ये छोटा पटाखा समीर। खैर जो भी था, उसे तो सबसे ज़्यादा यही पसंद आया था जो अपनी मासूमाना बातों से उसे थोड़ी देर के लिए हर तरह की टेंशन से निकाल चुका था।